ठीक है। तो एसएसबी का ज्ञान हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ये जो पार्ट 2 का पार्ट था, इमरजेंसी प्रोविजन, ये हम बाद में कवर करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको काफी ज्यादा अटेंशन चाहिए। तो पार्ट 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन चीजें जो सिमिलर टाइप के चैप्टर्स हैं वो हम पिक करेंगे। ठीक है। तो पहला आएगा आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमेटीज। ये हम आज कवर करेंगे और कल हम कवर करेंगे पार्लियामेंट, और उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स है 4-5 उनको हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से लेके 78 जो है पार्ट फिफ्थ का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ठीक है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, तो ये सवाल भी आपका आता है कि दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है। कई लोग डायरेक्ट उसको प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट कर देते, नहीं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब शामिल हो जाते हैं। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया एंड एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये डिटरमाइन हो गया। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ये पिछली बार भी शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली नहीं होता हम लोगों के द्वारा। ठीक है। ये इलेक्टेड होता है मतलब मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, एक स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको हम इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जानते हैं, जो प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। कौन कौन मेंबर होते हैं उसके, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो उसके पार्ट होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जो भी विधानसभाएं होती हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब पार्लियामेंट के हिसाब से देखा जाए तो एमपीज, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हिसाब से देखा जाए तो एमएलएज, ये दोनों लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल रहते हैं। इसके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इस इलेक्शन में शामिल होते हैं। अब कौन कौन उसके बाद द नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, वो लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। और जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, विधान परिषद जो रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के, कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमलरिज्म है, मतलब उनके पास विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। तो वही विधान परिषद चाहे इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो, दोनों में काम नहीं करेगा, उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी की, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। क्वेश्चन दोनों तरह से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। यहां से भी आ सकता है कि भाई कौन पार्टिसिपेट करता है, और ये भी आ सकता है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक। अब इसके बाद जो नंबर ऑफ वोट होता है हर इलेक्टेड मेंबर का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, हर स्टेट का, और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनके अलग अलग वोट की अलग अलग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, एमएलए के वोट की वैल्यू देखें, तो वो कैसे डिटरमाइन होती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन स्टेट की रखी जाती है। उसके बाद नीचे रखा जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट की विधानसभा में कितने एमएलएज हैं, उससे डिवाइड किया जाता है और इंटू दिया जाता है 1/1000 से। उससे वैल्यू आ जाती है वोट के, एक एमएलए के वोट की। ठीक है। जनरली कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है जस्ट इन केस, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है आपका वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू क्या होगी। तो भाई टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, सारे स्टेट के सारे एमएलए की जो वैल्यू निकलती है इस तरीके से, उन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट में उसे डिवाइड करोगे तो एक एमपी के वोट की वैल्यू सामने आएगी। तो ये बेसिक चीज थी। अब हमें देखना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सिस्टम कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें मींस कौन से हैं, ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो भाई आपसे सिस्टम को लेके क्वेश्चन भी आ सकता है, सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और मींस कौन सा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट से, ठीक, ईवीएम मशीन से नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा।
इस प्रोसीजर में अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर्ड होना है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, तो उनको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट जो है वो सिक्योर करनी पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि भाई अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 लोग हैं, दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, एक कैंडिडेट को अगर 51 वोट्स मिल जाते हैं, दूसरे को 49 मिलते हैं, तो फिर भाई जो 51 वाला है वो जीत जाएगा। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोटा होता है। ठीक है। अब ये इलेक्टोरल कोटा होता है, ये किस तरीके से डिटरमाइन होता है कि भाई कितनी सीट्स आपको जीतने के लिए चाहिए। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। जितने वैलिड वोट हैं, इनवैलिड काउंट नहीं होंगे इसमें। जो भी वैलिड वोट हैं उनको जितना दिया जा चुका है डिवाइडेड बाय 1+1। ठीक है। एंड देन इनको प्लस किया जाएगा 1 से। तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन कोटा का, कि भाई इतनी सीट्स, इतने वोट्स चाहिए आपको जीतने के लिए। अब क्या होता है कि हर जो मेंबर होता है इलेक्टोरल कॉलेज का, उनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो वोटर है अपना वोट देते हुए प्रेफरेंसेस मार्क करता है। मान लीजिए उसमें 4 लोग खड़े हुए हैं, पहले नंबर पे उन्होंने बीजेपी के बंदे को उसको प्रेफरेंस दी, सेकंड नंबर पे उन्होंने कांग्रेस के बंदे को दी, तीसरे नंबर पे उन्होंने मान लीजिए किसी भी रैंडम बंदे को दिया, और फोर्थ पे भी उन्होंने रैंडम बंदे को दिया। तो सबके नाम लिखे रहेंगे और उनको प्रेफरेंस मार्क करनी है 1 2 3 4 करके। इसमें क्या है कि जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी के आगे भी आप अपनी प्रेफरेंसेस मार्क कर सकते हो। वोटर ऐसा कर सकता है। 25 लोग खड़े हुए हैं तो 25 प्रेफरेंस देगा, जितनी प्रेफरेंस देना चाहे वो। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि पहली प्रेफरेंस जिस जिसको मिली है उसके वोट्स वोट्स काउंट होंगे। मान लीजिए 500 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट किया। मान लीजिए अभी प्रेजेंट हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सिलेक्ट किया। ठीक है, पहली प्रेफरेंस में उनको दिया। इसमें क्या होगा कि उनको अगर जो रिक्वायर्ड कोटा है, ये जो प्रेफरेंस के थ्रू मिल जाता है, तो वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि सेकंड प्रेफरेंस वाले लोग गिने जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता जाएगा। द बैलेट्स ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसिल्ड एंड हिज सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोटर्स ऑफ अदर कैंडिडेट्स। मतलब अगर भाई जो पहली प्रेफरेंस वाला इंसान है वो इनफ उसके पास वोट्स नहीं आ पाए, तो क्या करेंगे, फिर दूसरी प्रेफरेंस वाला किया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि पहली अभी से जो सिस्टम है उसके हिसाब से पहली प्रेफरेंस में ही कैंडिडेट जो होता है उसको फिक्स कोटा मिल जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसीजर था। कोई डाउट इसमें? नो हाँ सर। भाई, नहीं है? ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। नो सर। चलो, फिर हमें देखना है कि नो भाई क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो किसी भी इंसान को अगर एलिजिबल होना है कि वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। 35 ईयर्स एज उनकी कंप्लीट होना चाहिए। और एमपी के हिसाब से जो मेंबर ऑफ लोकसभा रहते हैं, उसके पोस्ट के लिए जब आप जनरली इलेक्शन लड़ते हो, तो उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या किसी लोकल अथॉरिटी में या किसी पब्लिक अथॉरिटी में उनके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है यूनियन के, गवर्नर के, किसी स्टेट के, या कोई मिनिस्टर है यूनियन का या फिर किसी स्टेट का, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आते और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा जाके डायरेक्ट चुनाव लड़ रहा है। तो नॉर्मली क्या होगा कि आपको नॉमिनेशन जो कैंडिडेट का फाइल करते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन के लिए, तो उसमें एटलीस्ट 15 इलेक्टर्स चाहिए होते हैं जो प्रपोजर के तौर पे होते हैं। मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग शामिल होते हैं उसमें से 50 लोग प्रपोजर के तौर पे होने चाहिए, और 50 लोग हैं वो सेकेंडर्स के तौर पे होना चाहिए। तो तकरीबन 100 लोगों का सपोर्ट होगा, तभी बंदा चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंडीशन है। हाँ, सर, ये आपने 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, ये प्रोपोजर्स एंड सेकेंडर्स क्या हुआ? 50 लोग क्या करेंगे, जो इलेक्टर्स हैं मतलब जो उनको चूज करने वाले हैं, वो उनका नाम आगे बढ़ाएंगे। प्रपोजर्स होता है मतलब वो प्रस्तावित करते हैं नाम। उसके बाद 50 जो लोग हैं वो सेकेंडर्स के तौर पे होने चाहिए। ठीक है, जो इलेक्टर्स ही होते हैं, और वो मतलब सेकंड प्रेफरेंस पे, प्रेफरेंस नहीं कहूंगा उसको, ये समझ लीजिए प्रपोजर्स के बाद वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से प्रपोजर्स और इलेक्टर्स आपका नाम प्रस्तावित करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है, इसको चुनाव लड़ने के लिए हम एग्री कर रहे हैं। मतलब सर सर, एक मतलब इनका मीनिंग जो है वो सिमिलर ही है। हाँ, मीनिंग सिमिलर ही है। प्रपोजर्स थोड़ा अपर पोर्शन पे आ जाता है, उसके जस्ट बाद सेकेंडर्स आता है। प्रपोजर्स मतलब ओके। फर्स्ट, सर सेकेंडर्स मतलब सेकंड। ओके। सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप ऐसे किसी ऑफिस में हो जहां से आप अपनी करंट पोजीशन को फायदा पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए।
सर एक सिमिलर सेम बंदा प्रपोजर और सेकंडर दोनों हो सकता है सर? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, अलग अलग होना चाहिए। एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स प्रपोज और 50 इलेक्टर्स सेकेंडर्स। अगर ऐसा होगा तो फिर उसमें ये हो जाता कि एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स, लेकिन यहाँ पर ईच अलग बताया। ठीक है। सो वो प्रपोजल और सिलेक्टर्स फिर से समझा देंगे सर प्लीज? प्रपोजर्स और सेकेंडर्स क्या होते हैं, इलेक्टर्स में ही होते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, एमपीज का, एमएलएज का, इनमें से ही 50 बंदे होते हैं, वो किसी के नाम को प्रस्तावित करते हैं पहली बार, तो वो प्रपोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। और फिर उसी बंदे के नाम को प्रस्तावित दूसरी बार किया जाता है, तो उसको सेकेंडर्स बोलते हैं उन लोगों को। दोस्तों एक तरीके से स्पॉन्सर्स हो गए ये लोग इन स्पॉन्सर्ड फॉर्म में। नहीं होगा, स्पॉन्सर्ड मतलब कि भाई होता है कि एक तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ नॉन पर, मॉनिटरी। हाँ, यहाँ पर मतलब कि वो नॉन एक तरीके से मॉनिटरी सपोर्ट स्पॉन्सर्स। सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टर्स कह सकते हैं आप। राइट। ठीक है, ओथ वी डोंट हैव टू सी। ये ऑर्डर आप लोगों को देखना है कि भाई कौन कौन से अभी तक प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो चुके हैं। जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एक बार वो गलती से, उन्होंने गलती से नहीं कहूंगा, स्पीकर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था ना, तो फोकस करने लगा हूँ। आप लोगों को देखना है कि भाई अभी तक हमारे कौन कौन से प्रेसिडेंट हो चुके हैं, तो नाम आपको पता होने चाहिए। फिर जो ओथ होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की, वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो अवेलेबल रहते हैं, वो प्रेसिडेंट को उनकी ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कंडीशंस बताई हैं। सबसे पहला, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो किसी भी लोकसभा राज्यसभा में से किसी के मेंबर नहीं होने चाहिए, और किसी स्टेट विधानसभा के मेंबर भी नहीं होने चाहिए। लेकिन इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड, ऐसा कोई इंसान अगर इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उनको अपनी जो सीट है, या तो लोकसभा राज्यसभा जिसके भी मेंबर हैं, या विधानसभा के, वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले खाली करनी होगी, रेजिग्नेशन देना होगा। दूसरा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके अंडर में नहीं रहेगा, कोई भी ऐसे किसी ऑफिस में नहीं रहेंगे। तीसरा, ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। राष्ट्रपति भवन का उपयोग कर सकते हैं, कुछ अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और बाकी चीजें जैसा पार्लियामेंट ने डिटरमाइन कर रखा है वो उनको मिलेंगी। और उनके टर्म के दौरान उनके अलाउंसेस, एमेलुमेंट्स वगैरह ये सब चीजें नहीं घटाई जा सकती। ठीक है, ये सब हमें फैसिलिटीज के बारे में नहीं देखना है। हमें आगे ये देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि प्रेसिडेंट को बहुत सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलते हैं। उनको पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। जो भी ऑफिशियल एक्ट्स करते हैं उनसे उनको पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है। अपने टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान भी वो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून रहते हैं, अपने पर्सनल एक्ट में किया हो उसके बाद भी। ठीक है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 महीने का नोटिस देने के बाद सिविल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो इंस्टीट्यूट की जाती है उनके खिलाफ। उनके ऑफिस के उसमें भी सिविल प्रोसीडिंग्स में उनके जमीन वमीन के जो मामले हैं वो भी आ जाते हैं, उनके डाइवोर्स वगैरह है वो सब चीजें भी आ जाती हैं। ठीक है, फिर इम्पीचमेंट, कि भाई इनका महाभियोग वगैरह कैसे होता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है। पहले टर्म की बात करते हैं। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस रहता है वो 5 ईयर्स का रहता है, जिस डेट से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं। हालांकि ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम। ऑफिस मतलब अपने कभी भी किसी अपने ऑफिस में से वो रिजाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। अपना रेजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और उनको उनकी पोस्ट से, उनके ऑफिस से हटाया भी जा सकता है टर्म कंप्लीट होने से पहले ही, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। तो क्या होता है कि इम्पीचमेंट की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। कब? फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान का उन्होंने किसी तरीके से वायलेशन किया हो। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। भाई म्यूट कर लीजिए अपना माइक प्लीज। संविधान में हमारे स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी कई कई सारी चीजें होती हैं जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं, बेसिक ब्रॉड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो देखो इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे होता है। इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट किए जा सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों में। ये जो चार्जेस हैं, दे शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, जिस हाउस के मेंबर्स ने इनिशिएट किया है उस हाउस के तकरीबन 1/4 मेंबर्स उन चार्जेस के ऊपर साइन करेंगे, और 14 डे का नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट के लिए। और फिर जैसे इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई इम्पीचमेंट, आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। कि भाई 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है हाउस की, उसके बाद ही आप इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। फिर ये दूसरे हाउस में जाता है और वो इन चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन करता है।
ठीक है। प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो रिप्रेजेंट कर सकें खुद को अपने इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स में, और अगर दूसरे हाउस में भी ये चार्जेस पाए जाते हैं, सस्टेन्ड होते हैं, और वो भी इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन को 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देते हैं, तो फिर वो प्रेसिडेंट हैं, वो उसी दिन जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ है अपने ऑफिस से हटाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, मतलब ऑलमोस्ट जुडिशियल प्रोसेस है इन द पार्लियामेंट। इस कंटेक्स्ट में आपको दो चीजें नोट करनी चाहिए। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जो नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउसेस के इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, सारे स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक मतलब चीज है, ये आपको ये पता होना चाहिए आपको कि इम्पीचमेंट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते, और इलेक्शन में कौन करते हैं, कौन नहीं करते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सर ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में? हाँ, लिखा तो है सामने। ठीक है सर। ओके। अभी तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है इंडिया में। अब मेजर चीज आती है वैकेंसी, कि भाई वैकेंसी क्रिएट होने पे क्या होता है। तो वैकेंसी अलग अलग चीजों से हो सकती है। सबसे पहला, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, अगर 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो भाई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। रिजाइन कर दिया जाता है तो, और ऑन इज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू उनका जो रिमूवल होता है तब वैकेंसी क्रिएट होगी। उनकी डेथ पे हो सकती है, या फिर व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड void, या तो उनका जो चुनाव है उसको रद्द करार दे दिया जाता है, या फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऑफिस को होल्ड करने के लिए, कि भाई मैं नहीं रह सकता ऑफिस में अब। तो जब वैकेंसी जो होती है वो एक्सपायरेशन ऑफ टर्म के हिसाब से होती है, मतलब कि प्रेसिडेंट को 5 साल हो गए हैं तो इलेक्शन होगा। एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ठीक है। टर्म एक्सपायर होने वाली है, 2-4 महीने बचे हैं, तो भाई उससे पहले इलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तब तक जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट होते हैं ना वो अपने ऑफिस में रहते हैं, क्योंकि इंटरगेनियम नाम की चीज होती है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि भाई वो प्रेसिडेंट बन जाए और वो उनके फंक्शंस को करें, नहीं। जो सिटिंग प्रेसिडेंट अगर मौजूद हैं, उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को चार्ज नहीं लेंगे तब तक वो उस ऑफिस में रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का वो रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या फिर ऐसे किसी इशू की वजह से खाली हो जाता है, तो जो इलेक्शन है वैकेंसी फिल करने के लिए वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है। जब से भी कोई वैकेंसी हो रही है, मतलब 1 जनवरी से हो रही है, तो आप तकरीबन 1 जुलाई से पहले पहले ऐसा कोई इलेक्शन करवाएं। ठीक है। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो फुल 5 साल के लिए होंगे जिस डेट से वो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन के केस में हमेशा यही होगा कि भाई आप पूरे 5 साल के रहेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है, दूसरी चीजों से चार्ज अज्यूम किया जा रहा है, तो फिर भाई आप जो रिस्पेक्टिव टर्म है उसको पूरा करेंगे। ठीक है। तो अगर वैकेंसी अकर हो रही है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, इस केसेस में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किए जाते। ठीक है। और हाँ, ये चीज है। फिर इसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वैकेंट है उस टाइम पे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। अगर उनका ऑफिस भी वैकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल रहेंगे, वो प्रेसिडेंट के तौर पे अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आएगी आपकी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। तो प्रेसिडेंट की पावर्स हेलो। जो हम कुछ, हाँ जी। सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। एक ना लास्ट लाइन थी ऊपर, जब चारों के चारों प्रेजेंट ना हो, ऐसे कौन सा क्यूरियस वाला? कभी हुआ तो नहीं है बट क्यूरियस था पढ़ने के लिए। क्या लिखा था सर? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को फॉलो किया जाएगा। अगर मतलब कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, अगर वो भी नहीं है तो उनसे जो जज नीचे वाले होंगे जो उस टाइम पे सीनियर मोस्ट होंगे उनको काउंट किया जाएगा। कोई ना कोई तो मिल ही ओ, जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके।
फिर पावर्स और फंक्शंस देख रहे थे हम प्रेसिडेंट की, तो कुछ 7 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स और जो फंक्शंस होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, मतलब जो कैबिनेट या गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम से ही करे जाते हैं, ठीक है। वो रूल्स वगैरह बनाते हैं कि भाई जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनके नाम से जाते हैं, वो किस तरीके से होने चाहिए, ये उनके हिसाब से होता है। इसके साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करेगी, वो सब भी वो डिटरमाइन करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट करते हैं, बाकी मिनिस्टर्स को भी। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, मतलब उनके हिसाब से ही उनका ऑफिस चलता है, वो चाहे तो उनको ऑफिस से हटा सकते हैं, लेकिन उसमें टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जो भी आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस द रिम्यूनरेशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के हिसाब से ही, और वो डिसाइड करते हैं कितना क्या पैसा मिलेगा इनको, और जब प्रेसिडेंट चाहे तो उनको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कैच है जो भी आगे बताऊंगा। CAG, Comptroller and Auditor General of India, the Chief Election Commissioner and the other election commissioner, ये चेयरमैन मेंबर्स यूपीएससी के, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन वगैरह वगैरह, इन सबको ही प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ये जितने भी मेंबर्स और ये सब लोग आ रहे हैं ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको क्लियर आ जाएगा कि भाई इनके इलेक्शन के लिए, इनके रिमूवल के लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। अभी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको ये समझना है, ठीक है। फिर he can appoint a commission to investigate into the conditions of SCs, STs and other backward classes. इंटर-स्टेट काउंसिल को सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कॉपरेशन बढ़ाने के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो उनके द्वारा डायरेक्टली बनाए जाते हैं, और किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया वो घोषित कर सकते हैं। किसी भी शेड्यूल्ड एरिया या फिर ट्राइबल एरिया घोषित करने की उनके पास क्षमता रहती है। तो ये था एग्जीक्यूटिव के बारे में। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव। तो क्योंकि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक तरीके से पार्ट होते हैं, तो उसमें उनके पास कुछ पावर्स होती हैं। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा के किसी भी सेशन को वो समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं यानी कि प्रोरोग कर सकते हैं, और डिसॉल्व यानी कि खत्म भी कर सकते हैं। वो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं, जिसमें लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। कंडीशंस क्या होंगी आगे पता चलेगा। He can address the parliament at the commencement of the first session after each general election and at the first session of each year. हर साल के जो पहला सेशन होता है उसमें वो एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी कभी जनरल इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे भी अगर नई पार्लियामेंट मीट करती है, नई लोकसभा आती है, तो वो भी उस टाइम पे उनको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 12 मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं, जिनके पास अलग अलग स्पेशल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है अलग अलग फील्ड्स में, उनको वो नॉमिनेट करते हैं। पहले एंग्लो इंडियन कमेटी वाले मेंबर्स को भी नॉमिनेट करते थे, लेकिन ये चीज अब डिसकंटिन्यू कर दी गई है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया है। फिर his prior recommendation or permission is needed to introduce certain types of bills in the parliament। बहुत अलग अलग तरह के बिल्स होते हैं, उनको अगर आपको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो पहले भाई आपको प्रेसिडेंट की हाँ चाहिए होगी, ठीक है। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के खर्चे से रिलेटेड है, उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई बिल है, या फिर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है, नए स्टेट्स बनाने हैं, तो भाई ऐसे बिल्स जनरली पहले प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं। फिर जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास में आता है तो आफ्टर इट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट, कि भाई पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अब हम प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे उनके सिग्नेचर के लिए, तो प्रेसिडेंट कुछ चीजें कर सकते हैं। पहला, गिव हिज असेंट टू द बिल। वो बिल को हाँ कर सकते हैं कि ओके साइन कर दिए। विदहोल्ड इज असेंट टू द बिल। वो विदहोल्ड कर लिया, ना उन्होंने हाँ बोला ना अपना ना बोला, ठीक है। दूसरा, रिटर्न द बिल। अगर मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं। मनी बिल को जनरली रिटर्न इसलिए नहीं करते क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही आता है। तो कोई दूसरा बिल है उनको रिटर्न कर दिया कि भाई वापस पार्लियामेंट के पास भेज दिया आपके रिकंसिडरेशन के लिए, कि जाओ इस पर विचार करो, है ना। अगर पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास कर देती है विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ती है। तो इस केस में जैसे क्या होता है ना, कई बार प्रेसिडेंट किसी और पार्टी से इलेक्टेड होके आए हैं, किसी और पार्टी का सपोर्ट रहा है, और अभी कोई प्रेजेंट जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, वो कोई स्पेसिफिक बिल पास करवाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनको लगता है कि ये जो बिल अभी आने वाला है ये सही नहीं है कंट्री के लिए, या फिर जो भी उनकी आइडियोलॉजी हो उसके हिसाब से, तो फिर वो क्या करेंगे, बिल को जनरली रिटर्न नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि भाई इस गवर्नमेंट ने अपने सेकंड ईयर में ही, मतलब गवर्नमेंट को मान लो सेकंड ईयर चल रहा हो, उन्होंने बिल भेज दिया
कि भाई ये बिल है, इस पे आप साइन करिए। और अगर उन्होंने असेंट दे दी तो भाई बिल पास हो ही जाएगा। विद होल्ड कर लिया असेंट तो उनके पास बहुत बड़ा फायदा है। रिटर्न करने पे क्या घाटा होगा कि भाई उनको पता है रिटर्न कर दिया तो फिर वो कुछ महीने में उसको दोबारा पास करवा के मेरे पास ले आएंगे, तो रिटर्न नहीं करेंगे, वो विद होल्ड करेंगे अपनी एसेंट। और इस मामले में उनका वीटो बहुत लंबा जाता है कि भाई अपने इंडेफिनिट टाइम के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी रख सकते हैं। तो 3 साल में क्या हुआ, मान लो सरकार गिर गई, सरकार खत्म हो गई, 3 साल के बाद नई सरकार इलेक्ट होके आई, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बिल जो है लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो रिटर्न नहीं करते, क्योंकि रिटर्न करने के बाद पार्लियामेंट ने दोबारा उसको पास करके भेज दिया तो भाई उनको उसकी असेंट देनी ही पड़ेगी। फिर जब कोई भी बिल स्टेट विधानसभा में पास होता है और गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पर भी 3 चीजें कर सकते हैं वो। असेंट दे सकते हैं बिल में, विद होल्ड कर सकते हैं, और डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को कि भाई इस बिल को आप वापस भेजिए, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि भाई आपको असेंट देनी ही देनी है इस बिल की, स्टेट लेजिस्लेशन में भले ही वो अगेन पास हो जाता है तो भी। ठीक है, तो उनके पास ऐसी कोई ऑब्लिगेशन इस केस में नहीं रहती। फिर ही कैन प्रोमिगलेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। वो कुछ खास तरह के ऑर्डिनेंसेस, कुछ खास तरह के ऑर्डर्स होते हैं, उनको जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट का ब्रेक चल रहा हो, पार्लियामेंट में कोई सेशन ना चल रहा हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इन ऑर्डिनेंसेस को पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है, अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे पार्लियामेंट ने मीट किया जुलाई में, है ना, उससे पहले उन्होंने मई में कोई नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो जब जैसे ही पार्लियामेंट मीट करेगी तो भाई उसके तकरीबन 6 वीक्स के अंदर उसको पार्लियामेंट में अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, अगर अप्रूव होगा तो ठीक है, एक्ट बन जाएगा। अगर अप्रूव नहीं होगा तो फिर भाई वो ऑर्डिनेंस रद्द हो जाएगा। इसके सर साथ ऑर्डिनेंस साथ का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक। ठीक है, ठीक है फिर सर। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स जो होती हैं सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन यूपीएससी वाले हो गए, फाइनेंस कमीशन हो गए, और बाकी इन सब की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं ये भी पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट के थ्रू ही होके जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स में क्या होता है कि मनी बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। इसके साथ साथ जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यूनियन बजट होता है, वो बेसिकली प्रेसिडेंट की वजह से ही होता है कि भाई प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ इसको रखा जाना है, एक तरीके से सेरेमोनियल प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू जाता है। ठीक है, और हाँ, फाइनेंस कमीशन बनाते हैं हर 5 साल में या फिर 3 साल में, जब भी उनकी मर्जी होती है। वो रिकमेंड करता है कि भाई कितना रेवेन्यू सेंटर के पास जाना चाहिए, कितना स्टेट्स के पास में जाना चाहिए। ठीक है, और फिर आती हैं जुडिशियल पावर्स। तो ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। किसी भी चीज पे ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से क्या कर सकते हैं, या फिर एज अ होल से एडवाइस सीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के लिए देते हैं ये बाइंडिंग नहीं होती है, ये एडवाइजरी ही है। ठीक है, वो चाहे ना चाहे उसको फॉलो करें। इसके साथ साथ वो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन, जो भी होता है पनिशमेंट्स का, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, ये सब अभी आगे है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद आती है डिप्लोमेटिक पावर्स। तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम के से ही जाते हैं। ये इंडिया को सारे इंटरनेशनल फोरम्स में या तो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उनके बिहाफ पे डिप्लोमेट्स जो होते हैं, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स वगैरह, ये सब जाते हैं। मिलिट्री पावर्स आपको पता ही है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, इस कैपेसिटी में चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन सबको वो अपॉइंट करते हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर आप जितने भी अपॉइंटमेंट पढ़ोगे ना कि इनको अपॉइंट किया, उनको अपॉइंटमेंट किया, तो देखो ये अपॉइंटमेंट करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन इसमें जो मेजर चलती है वो चलती है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि भाई इस बंदे को अपॉइंट करना है, तो उसका नाम जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होके जाएगा। फिर इमरजेंसी पावर्स। तो अभी आपको इतना ही समझना है कि नॉर्मल पावर्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी हैं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज होने पे, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इमरजेंसी प्रोविजंस में पड़ेंगे। तो अभी सर तक कोई डाउट किसी को? हाँ बोलिए। सर मिलिट्री पावर्स है ना सर? क्या? सर मिलिट्री पावर्स है ना, सर प्रेसिडेंट हाँ कर दिया तो वार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा है क्या? और प्रेसिडेंट हाँ करे भी पार्लियामेंट भी अप्रूवल करना चाहिए?
प्रेसिडेंट के हाँ करने पे ही वैसे तो हो जाता है, लेकिन अभी जो इसकी टेक्निकलिटीज है वो हम आगे देखेंगे। प्रेसिडेंट को आप इतना समझ लो कि यार कि ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जो भी एडवाइसेस होती हैं वो कैबिनेट प्लस जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके कहने पे ही की जाती हैं। तो उनकी जो भी एडवाइसेस होती हैं मैक्सिमम केसेस में इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट कि उनको ये करना है। ठीक है। सर Sir, explain this reprieve, respite and remission. वो अभी आगे आएगा। सर मार्शल लॉ क्या होगा सर मिलिट्री पावर्स में? मार्शल लॉ बता देते हैं ना उस दिन। यस मार्शल लॉ जब भी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन वाली सिचुएशन है या फिर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस हो रखा है, तो वहां पर जो मिलिट्री है उनको ये पावर दे दी जाती है कि भाई आप इस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो। तो वहां पे मिलिट्री लॉज नहीं लगते हैं, वो अपने खुद के लॉज बनाते हैं उस टाइम पे और उनको फॉलो करवाते हैं। और ये लॉज फ्रेम कौन करता है सर, मतलब आर्मी चीफ्स या प्रेसिडेंट? यार ये प्रेसिडेंट क्यों फॉर्म करेगा, मतलब इन्हीं की जो एडवाइजरी बॉडी है मेरे ख्याल से जीएजी वाला जो पार्ट है, इन्हीं में से ये लोग करते होंगे। वो अच्छा ओके बेसिक सर। डे टू डे रूटीन वाले लॉज होते हैं, वो कोई बहुत बड़े लॉज नहीं होते हैं। जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए थोड़े बहुत ऑर्डर्स होते हैं, लॉज वगैरह होते हैं, वो फ्रेम किए जाते हैं। नहीं क्योंकि सर क्योंकि ऑर्डिनेंस जो इशू करते हो प्रेसिडेंट इशू करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसीज, तो थोड़ा उसके लिए उस रेफरेंस पे कंफ्यूजन था सर। उस रेफरेंस में देखो ये हो सकता है कि जनरली चीजें सारी प्रेसिडेंट के थ्रू ही रन थ्रू होके जाएंगी। ठीक है। अगर मान लो किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई बहुत बड़ा लॉ है या फिर कोई और चीज स्पेसिफिक जा रही है, तो फिर वो मेरे ख्याल से रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट के थ्रू जा सकती है। लेकिन जो डे टू डे फंक्शनिंग की बात है, डे टू जो पावर्स होती हैं, वो तो नॉर्मली आप बेसिक कमांड लेवल पे या फिर उससे नीचे के लेवल पे ही फ्रेम कर सकते हो। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है सर। हाँ भाई सर चिराग। जो आर्टिकल 123 था जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस की बात करता है उसमें मेंशन था कि जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होती तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। पर डाउट मेरा था सर, जब पार्लियामेंट कैन पार्लियामेंट उसके बाद ये देख सकती है कि प्रेसिडेंट का सपोज अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं आगे बेनिफिशियल है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। एब्सोल्युटली, वही तो मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि भाई प्रेसिडेंट जब कोई ऑर्डिनेंस देते हैं उसके बाद अगर जब भी पार्लियामेंट मीट करती है उसके 6 वीक्स के अंदर उनको उस ऑर्डिनेंस पे विचार करना होता है। ठीक है। वो ऑर्डिनेंस अगर पास होता है तो फिर भाई जो ऑर्डर है वो बन जाता है या फिर एक्ट बन जाता है, और अगर वो पास नहीं होता है और तो फिर वो लैप्स हो जाता है। अंडरस्टूड। ठीक है। ओके। Hello. हाँ जी बोलिए। सर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मनी बिल दिया है और गवर्नर ने वो मनी बिल को होल्ड करके रखा है फॉर प्रेसिडेंट्स रिव्यू, तो उस सेंस में क्या सस्पेंसिव वीटो होता है? जनरली ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो उनकी प्रायर रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस होता है, तो वो उसको होल्ड नहीं, अगर करेंगे। स्टेट में भी प्रेसिडेंट का असेंट थोड़ी चाहिए। नहीं, स्टेट गवर्नर में तो का तो गवर्नर का गवर्नर होगा। गवर्नर का गवर्नर की बात कर रहा हूँ मैं। जनरली मनी बिल्स जो स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं वो गवर्नर के असेंट के बाद जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनको रोकेगा ही नहीं। ओके, ओके, थैंक यू। एनीवन सर एल्स? मनी बिल को Sir, थोड़ी ना yes. रोक सकते हैं। क्या? सर मनी बिल को थोड़ी ना रोक सकते हैं सर, मतलब मैं सर वो वही तो तो बोल रहा प्रायर हूँ है ना सर, वो तो पास ही होगा हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ सिद्धांत। कि सर आगे Sir, बढ़े। ये कंफ्यूजन ordinance था। का भी Sir, I too have a doubt. हम्म। For as per the state legislature, recently the Tamil Nadu government actually they passed a bill of this online rummy. So the governor didn't sign that bill actually. So what will be the next process of that state government, sir? देखो अगर गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस रहते हैं कि भाई इन्होंने हाँ कर दिया, गेव हिज असेंट कि भाई ठीक है पास्ड है। दूसरे केस में डिडंट पास एंड सेंड इट टू द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो फिर प्रेसिडेंट के पास वो रहता है कि प्रेसिडेंट उसको हाँ करना चाहते हैं, उसको ना करना चाहते हैं, या फिर ही वांट टू सिट ऑन द बिल कि भाई मैं कोई डिसीजन देना ही नहीं चाहता, या फिर उसको वापस उनके पास भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए कि भाई ये चेंजेस इसमें लाने हैं, इस पे आप चेंजेस लाओ। अगर वापस उनके पास भेज दिया और वो फिर भेजते हैं, तो गवर्नर अगेन अगर प्रेसिडेंट के पास में भेजते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि उनको उसको पास करना ही करना है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। पार्लियामेंट के केस में जब दोबारा उनके पास आता है तो उनको असेंट देना है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में वो दोबारा उसको पास करें ना करें उनकी मर्जी है। तो Okay, सर so that सेकंड टाइम means मतलब प्रेसिडेंट को कंपल्शन होता है कि उनको वो बिल ऐसे मतलब उसको पास करना ही करना है? हाँ, अगर रिकंसिडरेशन के लिए उनके पास आता है, मतलब एक बार उन्होंने भेज दिया पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो दूसरी बार में उनको हाँ करना ही पड़ता है। so ओके। sir, but it is not in the case of the state legislature, no? हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर के में केस में ऐसा नहीं होता।
It means the president like can give assent or cannot give assent. It totally एब्सोल्युटली, depends upon him. ही कैन इवन सिट ऑन इट कि भाई बैठ गया मैं इसके ऊपर, मैं इस पे कोई फैसला लूंगा ही नहीं। So that means at the end of the day, the state legislature gets fooled, no, sir? हाँ एब्सोल्युटली, यही तो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, कि भाई पावर जो है सेंट्रल के पास जाता है, स्टेट के पास इतनी ज्यादा नहीं होती। Okay, sir. Thank you. ओके, सर ऑर्डिनेंस पावर हम आगे भी पढ़ेंगे ना अभी। हाँ तो फिर वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे थे कि कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है, कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाँ होने के बाद ही भाई कोई भी जो बिल पास किया पार्लियामेंट का वो एक्ट बनता है। जब ऐसा कोई भी बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, तो उनके पास तीन अल्टरनेटिव रहते हैं, और तीनों अल्टरनेटिव जो आर्टिकल 111 के अंडर में आते हैं। सबसे पहला, ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, और ही मे विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, और ही मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और अगर बिल फिर से पास हो जाता है पार्लियामेंट में विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, और दोबारा प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही पड़ती है। तो प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर होता है इन बिल्स के लिए, वो कुछ इस तरह से होता है कि ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल्स, वो अपनी कोई हाँ या ना कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन प्रेसिडेंट, कि भाई ये जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है वीटो पावर, ही में विदहोल्ड हिज असेंट, ये भाई इनको दी गई है दो चीजों की वजह से। पहला ये, प्रिवेंट हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जल्दबाजी में या फिर किसी और इंटेंशन से कोई इस तरीके के लेजिस्लेशन है अच्छे बिना सोचे विचारे उसको पास कर दिया है, तो भाई प्रेसिडेंट उसको रोक लेगा। दूसरा, टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन है, कोई एक्ट बिल वगैरह है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भी प्रेसिडेंट उसको रोक सकता है। अब वीटो पावर जो है वो मॉडर्न स्टेट्स में कुछ इस तरीके से मिली जाती है। पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो, मतलब विद होल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ने बिल को पास कर दिया और आपने उसके ऊपर अपनी असेंट विद होल्ड कर ली, एब्सोल्यूट वीटो। क्वालिफाइड वीटो, विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजोरिटी। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि भाई आपने दोबारा उनको भेज दिया उनके पास में, उन्होंने उसको फिर से पास करके भेज दिया आपके पास में, तो आपको साइन करना पड़ता है। तो ये होता है क्वालिफाइड वीटो, जिसमें जो लेजिस्लेचर है उसने आपके फैसले को ओवरराइड कर लिया। तीसरा, सस्पेंसिव वीटो, विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ ऑर्डिनरी मेजोरिटी। इस केस में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू आपके जो भी वीटो आपने लगा रखा है उसको ओवरराइड कर सकती है। और सबसे लास्ट में पॉकेट वीटो, मतलब कि टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, किसी तरह का कोई भी एक्शन ना लेना। इन चार में से इंडियन प्रेसिडेंट के पास में तीन होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? सर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट और पॉकेट में फिर क्या डिफरेंस रह गया? रुक जाओ भाई, अभी आगे आ तो रहा है। एब्सोल्यूट वीटो, it refers to the power of the president to withhold his assent to a bill passed by the parliament, कि भाई कोई भी बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको अपनी एसेंट उन्होंने रोक रखी है कि भाई मैं इसके लिए हाँ अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी इस पे विचार कर रहा हूँ। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। इस केस में जनरली क्या होता है कि बिल एंड हो जाता है और एक्ट नहीं होता, एक्ट नहीं बनता। मतलब अगर विदहोल्ड किए इन्होंने अपनी एसेंट कि मैं हाँ बोलूंगा ही नहीं, तो एक तरीके से ये मान लिया जाता है कि बिल जो है वो अब एंड होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट उसके लिए नहीं मान रहे हैं, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ही इज जस्ट विदहोल्डिंग हिज एसेंट, वो अपनी हाँ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो वीटो होता है अलग अलग केसेस में होता है। पहला, प्राइवेट मेंबर्स जो बिल आते हैं जो कोई भी एमपी अपने हिसाब से ला सकता है, उस केस में ये एक्सरसाइज किया जाता है। इसके साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, कई बार क्या होती है कई सारे बिल्स होते हैं जो आपके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कैबिनेट जो है कैबिनेट ने उसको रिजाइन कर दिया, ठीक है, बिल प्रेसिडेंट के सामने पड़ा हुआ है और कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। तो जो नई कैबिनेट है वो प्रेसिडेंट को बोलती है कि भाई ऐसे बिल्स के लिए आप हाँ ना करें, क्योंकि बिल को रीइंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं, जैसे कि 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी एसेंट जो थी पेप्सू अप्रोसिएशन बिल के लिए रोक ली थी। तो बिल जो था वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ था पेप्सू में, ठीक है। और बिल जब प्रेसिडेंट के पास आया तो क्या बोलते हैं एसेंट के लिए आया, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो गया था, ठीक है। ऐसे ही 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन ने भी किया कि भाई जो सैलरी अलाउंसेस और पेंशन से रिलेटेड जो बिल था उसको भी उन्होंने विद होल्ड कर लिया, और फिर जैसे ही जो पार्लियामेंट थी नई ऑर्गेनाइज हुई तो फिर वो लैप्स हो गया। नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है इस वीटो को व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास वापस भेज दिया।
हाउएवर अगर बिल जो है वो दोबारा पास हो जाता है पार्लियामेंट से विद और विदाउट अमेंडमेंट्स और दोबारा प्रेसिडेंट के सामने आता है, तो ये ऑब्लिगेशन होता है प्रेसिडेंट का कि इस बिल को अपनी एसेंट दें। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल वीटो को ओवरराइड किया गया है वाया री पैसेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी। वो बिल दोबारा से होके आया है उसी ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है, हायर मेजोरिटी के थ्रू नहीं, जैसा यूएसए में होता है। तो जैसा मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल्स के केस में कोई वीटो नहीं दे सकते। द प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज असेंट टू अ मनी बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू अ मनी बिल, बट कैन नॉट रिटर्न इट टू द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। या तो असेंट दे सकते हैं या फिर उसकी असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं, दैट आई एम कंसिडरिंग दिस, ठीक है, लेकिन इसको रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट्स नॉर रिटर्न्स द बिल। ना तो उस पर साइन किए हैं, ना उसको रिजेक्ट किया है, ना हाँ की है, ना उसको रिटर्न किया है, बट सिंपली कीप द बिल पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहता है इनमें, इसमें इनके पास, ठीक है। ये जो पावर होती है प्रेसिडेंट की नॉट टू टेक एनी एक्शन, कि ना तो हम पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं ना नेगेटिव एक्शन ले रहे हैं। इस वीटो में क्या था, आपका जो एब्सोल्यूट वीटो था, इसमें इंडिकेशन था कि भाई एक तरीके से टोटली नेगेटिव है कि होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी तरह का इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये होता है पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं होती इसमें इनके पास कि भाई अपना डिसीजन आपको इतने दिनों में लेना ही लेना है। यूएसए में क्या होता है कि भाई 10 दिन की टाइम लिमिट रहती है, 10 दिन के अंदर आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होता है। इंडियन प्रेसिडेंट का जो पॉकेट वीटो साइज होता है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा बड़ा होता है। तो 1986 में प्रेसिडेंट जो जैल सिंह थे उन्होंने इसका यूज किया गया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोई बिल लेके आया, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। उस पे उन्होंने क्या किया कि काफी टाइम तक उसके ऊपर बैठे रहे, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, ठीक है। ऑफिस पर जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उन्होंने दोबारा भेज दिया, और जो नई नेशनल गवर्नमेंट आई उन्होंने उस बिल को ड्रॉप ही कर दिया कि भाई हमें ये बिल पास करवाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। डाउट क्लियर हो गया आपका? तो मेरा एक डाउट है, यस सर। आपने ये यूज किया यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो में एक टर्म आई थी पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, तो ये पेप्सू क्या था? पेप्सू इज पटियाला एंड ईस्ट, क्या नाम था उसका, पटियाला एंड ईस्ट, पंजाब से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे ना, उनका फुल फॉर्म था पेप्सू, जो मैंने आपको शायद पढ़ाया था पहले। पेप्सू का मुझे फुल फॉर्म ही भूल गया मैं। तो उस टाइम पे उनको पेप्सू नाम से जाना जाता था, मतलब कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स एंड इस टाइप से कुछ नाम था उनका। ओके, तो सर सर एक एक चीज और और डाउट ये था हाँ हाँ। सर, ये मनी बिल को लेकर था। लाइक हमने पहले को पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को मनी बिल पे अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सस्पेंसिव में कि प्रेसिडेंट या तो हाँ कर सकता है या उसको होल्ड कर सकता है। तो इन मनी दोनों में बिल से के लिए, मतलब मनी बिल के लिए नहीं है ना भाई, लिखा तो हुआ है इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। मनी बिल के लिए फॉलो नहीं होगा वो। मनी बिल पे पॉकेट वीटो लग जाती है भैया। मनी बिल पे पॉकेट वीटो जनरली नहीं लगती, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी भाई नहीं प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ही आ रही है, तो है नहीं ना, लगेगी जनरली। नहीं वो तो, वो आप सही बोल रहे हो, पर अगर वैसे लग जाती है, पर आमतौर पर प्रेसिडेंट उसको वीटो करते नहीं है, ये बोल रहा है। एब्सोल्युटली, हाँ ठीक है। नहीं बाकी सर, लेकिन ये सस्पेंसिव में बाकी लिख जो रखा बिल्स है। वगैरह है ना, ये भी आगे आपके पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आएंगे, लेकिन फिर भी पूछो। सर सस्पेंशन ये वाले मनी सस्पेंसिव वीटो में उसमें लिख लिखा रखा हुआ है है। ना कि हाँ, कि विद होल्ड कर सकते हैं मनी बिल को। हाँ, विदहोल्ड कर सकते हैं भाई, उनकी इच्छा है, लेकिन करते नहीं है। हम आइडियल केसेस नहीं पढ़ेंगे, हम नॉर्मल भी देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो जनरली वो करते नहीं है, क्योंकि उनकी ही रिकमेंडेशन के बाद आता है वो। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर एग्जाम में आया तो क्या करेंगे कि वीटो लग जाता है कि नहीं लगता? वीटो लग सकता है भाई, लेकिन लगाते नहीं। नहीं तो एग्जाम में तो ये बोलेंगे ना कि लगा देते हैं वीटो, ऐसा यही आएगा ना फिर। एग्जाम में आपका इस तरह का ये जो एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। सर ये जो बिल पास होते हैं लाइक पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट से रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पीकर? ये पूरा मतलब कोई प्रोसेस मैं एक बंदा आपको ये पूरा रिस्पॉन्सिबल तो होगा प्रोसेस कोई? ये पूरा प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। उसमें पूरा दे रखा है कि एक बिल इंट्रोड्यूस कहाँ से होता है और कब तक उसके पास होने तक कितनी स्टेजेस होती हैं, ओके सर। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन।
कि प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर होती है स्टेट लेजिस्लेशन में, विधान सभा से रिलेटेड भी होती है। अगर कोई भी बिल पास है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो एक्ट तभी बन सकता है जब उसको गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, अगर इन केस गवर्नर ने फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट के पास। अदरवाइज गवर्नर गवर्नर ने अगर एसेंट दे दी तो वो आपका एक्ट बन जाएगा। तो कोई भी बिल जब पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, वो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर की एसेंट के लिए। उनके पास 4 अल्टरनेटिव रहते हैं। वो एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट, और रिटर्न कर सकते हैं अगर वो मनी बिल नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। और चौथा है, ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो आर्टिकल 123 में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रखा है कि वो कुछ अलग तरह के ऑर्डिनेंसेस हैं वो जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट रिसेस में चल रहा हो। ये ऑर्डिनेंसेस का जो इफेक्ट होता है, जो उनकी इंटेंसिटी होती है, वो वैसे ही होती है जब पार्लियामेंट में कोई एक्ट पारित होता है, लेकिन इनका जो नेचर होता है दैट इज टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होते हैं। तो भाई सबसे पहले इन पावर्स में क्या क्या लिमिटेशंस होती है, क्या क्या चीजें होती है, ये देखना है। ही कैन प्रोमोगुलेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। जब दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हैं वो सेशन में नहीं है, या फिर दोनों में से कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इस तरह के ऑर्डिनेंसेस वगैरह जारी कर सकते हैं। ठीक है। और ऑर्डिनेंस अगर उन्होंने जारी किया है जब दोनों हाउसेज सेशन में है, तो वो वॉइड करार दे दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, he can make an ordinance only when he is satisfied that the circumstances exist that render it necessary for him to take immediate action। कि ये इनके डिस्क्रिशन पे बेस्ड रहते हैं, उनके विजडम पे बेस्ड रहते हैं कि ऐसे ऑर्डिनेंसेस हम तभी बना रहे हैं जब उनके पास प्रॉपर सेटिस्फेक्शन है कि भाई ये कंडीशन जरूरी है, अभी एकदम करना ही करना है। ठीक है। तो इसीलिए वो इस तरह के जो ऑर्डिनेंसेस वगैरह हैं वो जारी कर सकते हैं। और उनकी नहीं, ये नहीं है। हाँ, every ordinance issued by the president during the recess of parliament must be laid down before both the houses of parliament when it resembles। जो भी ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट ने इशू किए हैं पार्लियामेंट की रिसेस के दौरान, वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जाने चाहिए जब वो रीसेंबल होते हैं। अगर जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो अप्रूव किए जाते हैं दोनों हाउसेज के थ्रू, तो वो एक्ट बन जाते हैं। अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, तो जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो पार्लियामेंट की स्टार्ट होने के 6 हफ्तों के अंदर ही अंदर वो 6 हफ्तों के बाद खारिज हो जाते हैं। ठीक है। फिर नोट दिस। हाँ, अब आती है आपकी पार्डनिंग पावर। तो आर्टिकल 72 में कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कुछ स्पेसिफिक तरह की पार्डन्स देने के लिए अलग अलग लोगों को, जो इस कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। कोई भी यूनियन लॉ है उसके खिलाफ उनको कोई पनिशमेंट मिली हो या फिर उनको जेल वगैरह हुआ हो, तो भाई उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पनिशमेंट और सेंटेंस इज वाई कोर्ट मार्शल, यानी कि किसी मिलिट्री कोर्ट ने अगर कोई पनिशमेंट या सेंटेंस दी है कोर्ट मार्शल के प्रोसीजर के थ्रू, या फिर सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ के केस में। तो जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी है, लेकिन प्रेसिडेंट की जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से अपनी विजडम पे उससे फैसला ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड। दो हिसाब से प्रेसिडेंट के पास में ये पावर दी गई है। टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून का पालन करते हुए किसी भी तरीके से अगर विधि में कोई गलती की है, तो भाई वो गलतियां सुधारी जा सके। दूसरा, टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि किसी को एक्सेसिव पनिशमेंट दी जा रही है, ज्यादा पनिशमेंट दी जा रही है, तो उस पनिशमेंट को कम किया जा सके। तो पार्डनिंग पावर में कुछ स्पेसिफिक चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है पार्डन। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। ये उसकी जो सेंटेंस होती है, मतलब कि जो उसको कैद होने वाली है, वो भी हटा देती है, और उसके साथ कन्विक्शन जो उनका दोष होता है वो भी हटा दिया जाता है कंप्लीटली। जो भी उनको सेंटेंसेस, पनिशमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन होती है, मतलब उस बंदे का रिकॉर्ड एकदम साफ हो जाता है। तो ये आता है पार्डन की कैटेगरी में। दूसरा होता है कम्यूटेशन। इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। इसमें किसी बंदे को किसी तरह की पनिशमेंट दी गई होती है, तो वो थोड़ी सी हल्की कर दी जाती है। मतलब अ डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच इन मेड टू बी कम्यूटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कि भाई अगर किसी को फांसी की सजा या फिर मौत की सजा दे रखी है, तो फिर वो उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उम्र कैद से उसको सिंपल कोई स्पेसिफिक 5 साल 10 साल में भी कन्वर्ट की जा सकती है। ये होता है कम्यूटेशन। नेक्स्ट इज रेमिशन।
इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर। ठीक है कि भाई जो पीरियड है 10 साल से 5 साल कर दिया, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। मतलब अ सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मे बी रेमिटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year। तो उसमें जो बामुशक्कत उम्र कैद बोलते हैं, वो 2 साल से 1 साल कर दी, लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं किया, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज नहीं किया, उसको जो नेचर है वो रिगरस ही रहेगा। ठीक है, ये होता है रेमिशन। और फिर रिस्पाइट डिनोट्स अवार्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवार्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। किसी स्पेशल फैक्ट जो सामने आया उसकी वजह से ओरिजिनली जो उसको सजा दी गई थी उससे कम सजा कर दी गई है। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है कन्विक्ट की, या फिर कोई वुमेन ऑफेंडर है तो वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में उनकी सजा कम कर दी जाती है। और रिप्राइव होता है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ अ डेथ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। इट्स पर्पस the convict to have time to seek pardon और commutation from the president। कि टेम्परेरी तौर पे किसी इंसान को अगर फांसी की सजा दे रखी है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, इससे उसको टाइम मिल जाता है कि प्रेसिडेंट को वो पार्डन और कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि गवर्नर के पास भी कुछ कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं, लेकिन जो गवर्नर की पावर्स होती हैं वो कुछ थोड़ी सी अलग होती हैं। ठीक है, कैसे? जो प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल व्हाइल द गवर्नर कैन नॉट। गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट। अगर कोई स्टेट लॉ है वो भी डेथ सेंटेंस दे रहा है तो द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर। हाउएवर गवर्नर सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है किसी भी डेथ सेंटेंस को। इन अदर वर्ड्स, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास कंकरेंट पावर है सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन में डेथ सेंटेंस की। ठीक है, कोई डाउट? हाँ सर, यही वाला पॉइंट हुआ सर ये रिप्राई यही सर जो लास्ट पॉइंट था यही पूरा आप समझा देंगे सर। रिप्राइव डेथ सिंपल सी चीज है कि बेसिकली तो डेथ होने पार्टिंग वाली। पावर्स बिटवीन द प्रेसिडेंट हाँ, एंड द गवर्नर। रिप्राइव का सीधा सा मतलब है कि बंदे को फांसी होने वाली है लेकिन बंदे के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसने सबसे पहले रिप्राइव के लिए किया। रिप्राइव में क्या होता है कि उसकी फांसी पर टेम्परेरी एक स्टे लग जाता है। ठीक है, उसके बाद वो बंदा क्या करता है, फिर वो दूसरी कुछ चीजों के लिए जाता है, वो पार्डन के लिए जाता है, कम्यूटेशन के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास। उसमें भी अगर उसको छूट मिल जाती है तो वेल एंड गुड। सर एक बार ये सर लास्ट वाला कंकरेंट सर पावर्स पूरा समझ नहीं आया क्या? सर, प्रेसिडेंट कंकरेंट पावर्स ऑफ गवर्नर, सर वो समझ नहीं आया। कंकरेंट पावर्स का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में एक जैसी पावर्स रहती हैं सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन के लिए, बाकी में नहीं रहती। अगर कोर्ट मार्शल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो गवर्नर के पास वो पावर नहीं होती। इसके साथ साथ डेथ सेंटेंस को पार्डन करने के लिए, क्षमा करने के लिए, भाई आपको पूरा आपकी स्लेट एकदम क्लीन कर दी गई है, वो पावर प्रेसिडेंट के पास रहती है, वो गवर्नर के पास नहीं रहती। गवर्नर क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है किसी भी डेथ सेंटेंस को, लेकिन पार्डन नहीं कर सकता। तो ये तीनों चीजें गवर्नर की जो हैं वो प्रेसिडेंट की पावर के साथ कंकरेंट है, मतलब एक जैसी हैं। सर गवर्नर चाहे तो किसी का जेल टाइम कम कर सकता है क्या सर? हाँ ऑब्वियसली बात है, अभी तो मैंने बताया सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, ये बता तो रखा है। रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है पनिशमेंट का, लेसर सेंटेंस भी हो सकती है। ठीक, कोई डाउट? सर इसके उल्टा भी हो सकता है, जैसे मतलब कोई जैसे क्या होती है फांसी की सजा को उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं, ठीक है हाँ मैंने बताया तो, अभी तो ना बताया ना भाई। मतलब देखो, कम्यूटेशन कि भाई एक फॉर्म से दूसरी लाइटर फॉर्म में कर दिया गया, डेथ सेंटेंस को क्या कर दिया, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कर दिया, और उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी किया जा सकता है, तो इंटेंसिटी भी कम की जा सकती है, वो कम्यूटेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। सर सर क्या मतलब जैसे कि किसी को अगर लाइक लाइफ इम्प्रिजमेंट है पर मतलब उसको फिर से रिकंसिडर करके उसका क्या बढ़ा सकते हैं क्या प्रेसिडेंट? मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट है पर उसको क्या फांसी की सजा दे सकता है? नहीं भाई, ये सिस्टम नहीं होता, ये नहीं होता, ओके फिजिकली नहीं सर होता। सर अगर प्रेसिडेंट कोई ऐसा किसी को मतलब किसी का सजा कम कर देता है और वो प्रॉपर रीजनिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? लाइक अगर प्रॉपर रीजनिंग उन्होंने नहीं दी या फिर कि उनकी विल के ऊपर है
कि फील प्रॉपर उनकी ये जो भी जनरली मतलब वो कह प्रेसिडेंट रहे की हैं वही विल के करना। ऊपर ये जनरली प्रेसिडेंट की विल के ऊपर होता है, लेकिन ऐसा कोई केस अभी तक नहीं आया है कि बिना प्रॉपर रीजनिंग के वो उसको कम कर देते हैं। ओके सर। उनके पास एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं भाई, लॉ वाले, वो सारी चीजों और हाँ ऐसी हाँ किसी मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं। सर पार्डन और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? तो सर अगर आप फिर से बता दें थोड़ा तो। मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन आपको क्यों नहीं आया? सिंपल तो था कि भाई पार्डन में सारी चीजें उसकी साफ कर दी जाती हैं, कन्विक्शन यानी कि उसका दोष साफ कर दिया जाता है, उसकी सेंटेंस जो उसको कैद मिली होती है वो भी हटा दी जाती है कि भाई सब है, अब आप जाओ जियो अपनी जिंदगी। कम्यूटेशन में क्या होता है कि भाई आपको जो बड़ी सजा मिली होती है उसकी सर इंटेंसिटी कम कर दी कम्यूटेशन, जाती है। सर कम्यूटेशन नहीं, सस्पेंशन। सर जो नीचे सस्पेंशन लिखा था सस्पेंशन। कहाँ पे? द सर गवर्नर कैन गवर्नर्स की सस्पेंड, रिपीट और कंकरेंट पावर में कम्यूट सर जो दैट सस्पेंशन सेंटेंस। लिखा है सर वो। सस्पेंड मतलब कि एक तरीके से उसको फर्दर आगे के लिए बढ़ा देना। ठीक है, इसको पोस्टपोन कह सकते हो आप। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक। सर सस्पेंड मतलब स्टे कर देना वो ऑर्डर को। वो जनरली पहुंच जाती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, वो एक तरीके से उनकी कंसिडरेशन के लिए भेज दी जाती है, तो गवर्नर उस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई? सर वो डेथ सेंटेंस है ना सर, तो कौन क्या सर वो प्रेसिडेंट के सामने कौन जाएगा उसको लेकर? कौन जाएगा मतलब? सर वो जनरली जो बंदा किस होता है उसके वकील जो होते हैं वो मतलब वो पूरा प्रोसेस होता है भाई, वो जानना जरूरी नहीं, लेकिन जो उस बंदे के वकील वगैरह होते हैं वही अपील करते हैं। ओके सर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखनी थी प्रेसिडेंट की। तो जैसा मैंने बताया था पहले भी कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव बीइंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म। फिर नेक्स्ट आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखना है आपका। तो प्रेसिडेंट के बाद जो रैंक दी जाती है हमारी कंट्री में, दैट इज अकॉर्डेड टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का रहता है ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही रहता है पूरा ऑफिस इनका। इलेक्शन को देखा जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट की तरह, वो भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते लोगों के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है। जैसे इलेक्टरल कॉलेज रहता है प्रेसिडेंट के लिए, वैसे ही इनका भी इलेक्टरल कॉलेज रहता है जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन रहता है? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इंक्लूडेड रहते हैं, लेकिन वीपी के केस में आपके स्टेट लेजिस्लेटिव वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये इनका इलेक्टोरल कॉलेज रहता है। और जो प्रेसिडेंट का जैसे इलेक्शन रहता है भाई आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, वो चीज यहाँ पर भी फॉलो होती है सेम टू सेम। ठीक है, और फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशंस के लिए अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 इयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी यूनियन गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी या किसी पब्लिक अथॉरिटी में इनके पास नहीं होना चाहिए। वाइस कैंडिडेट सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की जो विक्टोरियस कैंडिडेट्स हैं इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, देख लेना। अब जो नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन के लिए जाते हैं ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, इसमें 50 की जगह 20 इलेक्टर्स होने चाहिए प्रपोजर्स के तौर पे, और 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ठीक है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ऐसा कोई इंसान वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में इलेक्ट होके आता है तो उनको जो उनकी प्रीवियस सीट है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में, वो उनको त्यागनी पड़ेगी, उसे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर इसके बाद आता है टर्म एंड वैकेंसी। तो अगेन वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हालांकि वो रिजाइन कर सकते हैं कभी भी, इनका रेजिग्नेशन लेटर जो जाता है वो प्रेसिडेंट के लिए जाता है, और उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके ऑफिस से पहले, उनकी कंप्लीशन ऑफ टर्म से पहले। फॉर्मल इम्पीचमेंट इस केस में रिक्वायर्ड नहीं होता।
इसके लिए ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। कि राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, मेजोरिटी होनी चाहिए उनकी, और उसके बाद वो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो भी एग्री करेंगे, तो भाई उनको हटा दिया जाता है। तो भाई रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में पास होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू, और लोकसभा में किसे होना चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हो जाए तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये जो रिजोल्यूशन है ये भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस आप नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी 14 डेज का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ता है। वैकेंसी की बात की जाए तो सेम चीज यहाँ भी फॉलो होगी। एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years बाय हिज रेजिग्नेशन, ऑन हिज रिमूवल, बाय हिज डेथ, अदरवाइज फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। ये सेम वही केसेस रहते हैं। अब आता है पावर्स एंड फंक्शंस। वाइस प्रेसिडेंट के पास दो तरह की पावर्स रहती हैं। पहली, he acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. In this capacity, his powers and functions are similar to those of the Speaker of Lok Sabha. Automatically वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। इस कैपेसिटी में इनकी जो भी पावर्स होती हैं वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके बराबर की रहती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ he acts as president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, impeachment, death or otherwise. इन मैटर में कभी भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है तो प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए एक्ट कर सकते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता। और while acting as president or discharging the functions of president, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उस टाइम पे वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर एक्ट नहीं करते हैं। इस टाइम पे जो डिप्टी चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के वो उन ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। उनको जो सैलरीज मिलती है, सैलरी मिलती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की रैंक के हिसाब से मिलती है, नॉट एज एज अ वाइस प्रेसिडेंट। फिर ये कंपैरिजन हमें नहीं पढ़ना, एंड वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है। कोई डाउट? सर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कोई स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है, कोई एमपी भी हो सकता है, कोई एमएलए भी हो सकता है। प्रेसिडेंट शुरू किया जाए? यस सर। चलो, अब प्रेसिडेंट आप लोगों को पता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दे जुरे एग्जीक्यूटिव, ये लैटिन टर्म भी याद रखना भाई, कभी भी आ सकते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जबकि रहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रोसीजर नहीं बताया है, लेकिन आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के थ्रू। लेकिन इतना आसान नहीं होता, प्रेसिडेंट किसी को भी जाके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जिस तरह की चीजें फॉलो की जाती हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। जो भी पार्टी जिस पास मेजोरिटी सीट्स आती हैं उसके लीडर्स को वो अपॉइंट करते हैं। जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती लोकसभा में तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपने पर्सनल डिस्क्रेशन, अपनी पर्सनल विजडम का यूज करते हुए सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर का। जिस भी पार्टी को उनको लगता है कि भाई ये पार्टी के पास में मेजोरिटी ऑफ सीट्स हैं, वो उनको इन्विटेशन भेजते हैं। तो प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी या फिर कोएलिशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस विद इन अ मंथ। कि भाई या तो मेजोरिटी पार्टी होती है तो उस केस में तो अपना वो कॉन्फिडेंस शो कर ही देते हैं, लेकिन अगर कोएलिशन या गठबंधन की सरकार बनती है तो उस केस में भी वो भाई आइए आप सरकार बनाइए और 1 महीने के अंदर ये साबित कीजिए कि आपके पास मेजोरिटी है। ठीक है, कुछ केसेस हैं, इन केसेस को आप पढ़ सकते हैं अपने जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, एग्जाम में नहीं आएंगे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेल्ड दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। ठीक है, कि भाई कोई मेंबर है वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं है, वो इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसका जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस से पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके बिलोंग कर सकते हैं। ओथ, टर्म और सैलरी में
जो टर्म प्राइम मिनिस्टर का रहता है वो फिक्स्ड नहीं रहता। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। हाउएवर इसका यह मतलब भी नहीं है कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास में मेजोरिटी सपोर्ट है लोकसभा का, उनको प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन आपका भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन चालू हुआ, प्रेसिडेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं कि भाई नहीं मैं तो अपनी सीट पे बैठा रहूंगा, उस केस में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है उनको डिसमिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का। तो भाई या तो आप रिजाइन करो या फिर आपको हटाया जाएगा। तो इस केस में प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। ठीक है, फिर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या पावर्स रहती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। वो रिकमेंड करते हैं लोगों को कि भाई ये फलाना फलाना बंदा जो है इसको मिनिस्टर आप बना सकते हैं। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस भेजते हैं और प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बना सकते हैं जिसका रिकमेंडेशन उनके पास प्राइम मिनिस्टर से आता है। ही एलोकेट्स एंड रिशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। किसको गृह मंत्रालय दिया जाना है, किसको डिफेंस दिया जाना है, किसको क्या दिया जाना है, ये सारे पोर्टफोलियोज का एलोकेशन और शफलिंग वगैरह प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो अगर चाहें तो किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल देंगे कि भाई मेरी तेरी नहीं बननी, जाओ मेरी कैबिनेट से हटो। अगर वो बंदा रिजाइन नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि हटाओ इसको, तो वो उसको हटा देंगे। ठीक है, और जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई मीटिंग होगी तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको प्रेसाइड करेंगे। ही विल बी प्रेसिडेंट ऑफ दैट मीटिंग, और उसके जो भी डिसीजंस हैं वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन पे ही चले जाएंगे। He guides, directs, controls, and coordinates the activities of all the ministers. He can bring about the collapse of the Council of Ministers by resigning from office. अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो जो कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बनाए हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज वगैरह दी हैं, ऑटोमेटिकली वो भी सब सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, वो भी हाथ में जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। तो बाकी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बिना काम नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, मर जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, बाकी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है दोबारा फॉर्म होती है। तो रिजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। लेकिन कोई मिनिस्टर या फिर ऐसी किसी बंदे की मौत होती है तो उस केस में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी और बंदे को लाके उसकी जगह पे रख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नो नहीं? सर। ओके। प्रेसिडेंट के रिलेशन में देखा जाए तो ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या फैसला है, प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, प्रेसिडेंट की बात इन तक पहुंचाना, तो ये इनका काम रहता है। ठीक है, ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। तो जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, सीएजी हैं, और बाकी यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, और चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन वगैरह वगैरह, इन सबके अपॉइंटमेंट से रिलेशन में भी जो इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही जाती है। और पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट को अगेन एडवाइस करते हैं कि भाई कब जो सेशंस बुलाने हैं, कब उनको डिसकंटिन्यू यानी कि प्रोरोग करना है, और कब लोकसभा को डिसोल्यूट करना है, कभी भी जब मतलब वो चाहे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती हैं वो सदन में वही सामने पेश करते हैं जनरली, या फिर जो जिस मिनिस्टर को वो चाहते हैं वो करेगा। ठीक है, बाकी पावर्स ऑफ फंक्शंस की बात की जाए तो वो नीति आयोग के चेयरमैन रहते हैं, जिसने प्लानिंग कमीशन की जगह जो फॉर्म हुआ था। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, एंड और भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो आप सीबीज और एनसीबीज में पढ़ेंगे। इन सब के वो चेयरमैन रहते हैं। इंडिया की मतलब जो कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है वो उनके हिसाब से चलती है। ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। जैसे कि अभी जोशीमठ वाला मामला है, द एंटायर टाउन इज इन डेंजर, तो इस केस को पीएमओ ने अपने हाथ में ले लिया है। तो हम कह सकते हैं दैट प्राइम मिनिस्टर इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट दिस टाइम। ठीक है, सारी इमरजेंसीज के साथ में वही सेंटर पे होते हैं। और एज अ लीडर ऑफ द नेशन अलग अलग लोगों से मिलना जुलना और बाकी सब चीजें करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना उनका काम है। ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर एंड ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनके ये पॉलिटिकल हेड होते हैं। फिर ये हमें नहीं देखना, ये भी नहीं, नहीं। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
Sir, that means president acts just as a toy. इतना एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट की भी मर्जी होती है भाई, अगर बिल उसके पास में आया है, उनकी मर्जी नहीं है उसको करवाने की, तो नहीं करेंगे। तो लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि भाई काफी हद तक प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है सेरेमोनियल पार्ट पे थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन उनकी खुद की पावर्स तो हैं जो मैंने स्पेसिफाई की हैं। Okay. हाँ भाई, कोई और? नहीं, चलो। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमने प्रेसिडेंट का पढ़ लिया, हमने वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ लिया, हमने प्राइम मिनिस्टर का पढ़ लिया। अब देखते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं उनका क्या। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं उनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड ये हमारा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसी तरीके से चलता है कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनके नीचे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा। तो आर्टिकल 74 और 75 इस चीज से डील करते हैं। आर्टिकल 74 डील करता है विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि आर्टिकल 75 डील करता है उनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस वगैरह वगैरह इन सब चीजों से। तो ये नहीं, हमें आगे जाना है। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, आर्टिकल 74 में क्या होता है? It provides for a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his functions। कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस चीजें वगैरह प्रेसिडेंट के नाम के हिसाब से चलती हैं, वो सब कहाँ से होके जाती हैं? वो प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं, प्रेसिडेंट के पास में भेजते हैं और प्रेसिडेंट उनपे अपना सील साइन वगैरह लगाते हैं। तो 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग कर दी प्रेसिडेंट पे कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो भी आपको एडवाइस करेंगे वो आपको मानना ही मानना है, ऑब्लिगेटरी है, करना ही करना है आपको, ठीक है। और ये किसी कोर्ट वोट में इसका मामला भी नहीं जा सकता। तो इसमें फिर आता है अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आप सबको पता है। बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं कर सकते किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर ने जिनके नाम दिए हैं वही लोग जाएंगे। यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, उनको मिनिस्टर के तौर पे बनाया जाता है। लेकिन इन केस अगर किसी ब्यूरोक्रेट को या फिर किसी भी रैंडम इंसान को बनाया जा रहा है, तो भाई उसके लिए उस इंसान को दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस में चूज होकर आना पड़ेगा। अब जो मिनिस्टर रहता है मेंबर ऑफ वो इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी मिनिस्टर, मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर है, उनके पास राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस ऑल्सो रहता है, कि भाई वो किसी भी हाउस में जाके बोल सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोट उसी हाउस में कर सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं। अगर डिफेंस मिनिस्टर से कुछ पूछा जा रहा है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जाके वहां पर पूरा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अपनी बात का जवाब दे सकते हैं, उस हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल आया है, कोई रिजोल्यूशन आया है, तो वो उस टाइम पे राज्यसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका मेजर चीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो भाई आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो स्टेटस है एक तरीके से बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी काम धाम हो रहा है, जो भी उनके डोमेन में आ रहा है, उसमें कुछ भी होता है, लोकसभा में कुछ भी पूछा जाता है, राज्यसभा में सॉरी लोकसभा में कुछ भी पूछा जाता है, तो भाई उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। जब लोकसभा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लगाती है, तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे उसमें राज्यसभा में भी कोई मेंबर हो, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास मत अगर पारित हो गया है, पास कर दिया गया है, मतलब सरकार के पास में मेजोरिटी नहीं है, तो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ में रिजाइन करना पड़ेगा, फिर चाहे वो भले राज्यसभा से भी बिलोंग करते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आर्टिकल 75 इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी करता है कि मतलब मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास फुल मेजोरिटी हो या नहीं हो, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास मेजोरिटी है, प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि भाई ये बंदा मेरे काउंसिल में रहे, तो उससे बोलेंगे तुम रिजाइन करो, वो रिजाइन नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और कंपोजिशन ये जरूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स रहते हैं। पहले रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। इनके बीच में रैंक्स में, इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में काफी ज्यादा अथॉरिटी में डिफरेंस रहता है।
कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं हेड ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह वगैरह। इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि केंद्रीय मंत्री, और दे आर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं, उसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज होती हैं उनको शेप करने में इनका रोल रहता है। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट तक फैली होती है। ठीक है। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है किसी मिनिस्ट्रीज का या फिर किसी बड़े डिपार्टमेंट का, या फिर इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ में अटैच किया जाता है। अगर अटैचमेंट होता है तो फिर इनको कोई चार्ज दिया जाता है किसी डिपार्टमेंट का या फिर मिनिस्ट्रीज का, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में। मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ उन्होंने कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगा दिया, ठीक है, कि भाई इसमें जो फलानी चीज है, फलाना डिपार्टमेंट है, ये आप देखोगे। ठीक, तो ये काम होता है। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आर, हाँ, इनका इनके बारे में, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। और कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, मतलब केंद्रीय जो मंत्रियों की मीटिंग होती है, उसमें ये अटेंड नहीं करते जब तक इनको इनवाइट न किया जाए। अगर इनके मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई चीज है, उसके बारे में बातचीत चल रही है, तो इनको भाई बुलाया जाता है, अदरवाइज ये उसमें नहीं जाते। फिर थर्ड रैंक पर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स का नहीं दिया जाता। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स के साथ में अटैच्ड होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं। ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते और कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड नहीं करते। ठीक है। इसके साथ साथ एक और कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की, दैट इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ये सबसे लास्ट कैटेगरी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता इनके कंट्रोल में, ये सीनियर मिनिस्टर्स के साथ में अटैच्ड होते हैं, जो जनरली उनकी जो संसदीय ड्यूटीज वगैरह होती हैं उसको फॉलो करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके सारे आ जाते हैं, ठीक है। कैबिनेट में आपके सिर्फ केंद्रीय मंत्रालय वाले आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे आ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम कैबिनेट का रोल देखते हैं। कैबिनेट इज द, यानी कि केंद्रीय मंत्री, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चीफ कोऑर्डिनेशन केंद्रीय मंत्री के थ्रू ही चलता है। एडवाइजरी बॉडी होती है प्रेसिडेंट के लिए, और उनकी जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट को माननी होती है। चीफ क्राइसिस मैनेजर होते हैं, इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन के साथ ये डील करते हैं। और बाकी जितने भी लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं बड़े बड़े, वो इनके अंडर में ही आते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं, सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, इन सब पे जो भी किसको करना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है, ये सब भी केंद्रीय मंत्री वगैरह डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसीज और फॉरेन अफेयर्स में भी इनकी डीलिंग रहती है। अब फर्क क्या है भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके तीनों चारों कैटेगरी वाले आ जाते हैं, 60 से 70 लोग आ जाते हैं, बहुत बड़ी बॉडी होती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं 15 to 20 मैक्सिमम वही लोग आते हैं। ठीक है। ये बाकी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है वैसे। फिर आता है नेक्स्ट इज रोल डिस्क्रिप्शन, नहीं नहीं नहीं, हाँ, किचन कैबिनेट। अब क्या होता है कि कैबिनेट तो आपकी 15-20 लोगों वाले इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वाली एक बॉडी हो गई, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फॉर्मल सेंस में कहा जाए तो। लेकिन उसके बाद भी एक छोटी सी बॉडी होती है जिसको कहा जाता है इनर कैबिनेट या फिर किचन कैबिनेट। ये एक्चुअली रियल सेंटर ऑफ पावर होता है। ये इनफॉर्मल बॉडी होती है, ये ऐसे कोई फॉर्मल बॉडी नहीं होती। इसका मतलब कि नॉर्मली इनफॉर्मली तरीके से किचन कैबिनेट कहा जाता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उनके 2 से 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स वगैरह रहते हैं, जिन पे उनको ट्रस्ट होता है, जिसके साथ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। यही एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या हैं और किस तरह के फैसले लेने हैं। ठीक है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं और बाकी बाहर के लोग, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है कि बाकी जो कैबिनेट है वहां डिसीजन जाते हैं, कैबिनेट से मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से ऐसे करके नीचे डिसीजन मेकिंग चली जाती है। ठीक है। कोई डाउट? फ्रेंड्स एंड फैमिली से क्या मतलब कि वो चाहे राज्यसभा या लोकसभा किसी के मेंबर भी ना हो, कोई भी हो सकता है? बिल्कुल, ओके। क्योंकि फॉर्मल है ना ये, तो इसमें तो कोई भी हो सकता है भाई। किचन कैबिनेट इसका नाम इसी से आया कि भाई किचन में खड़े होकर भी बंदे आराम से बात कर रहे हैं, किचन में 2 से 4 लोग खड़े होते हैं, है ना, तो तो 2-3 लोग फिर भी खड़े होकर इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। डिसीजन उनसे डिस्कस करना देश के, इज इट राइट? देखो, मोरली हम चीजों पे नहीं जाएंगे, हम मोरल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्चुअली। तो फैक्चुअली ऐसा होता है।
ओके बट सर जब उनकी ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है तो फिर देन तो ये फिर अपने ये मतलब कि कंट्री के इश्यूज थोड़ी ना उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता मतलब ही है फिर है ना, तो फिर लेकिन सर इनमें मतलब कि इनकी ओथ है ना वो प्रॉब्लम्स तो जो भी फिर ऐसी कौन से केसेस है जहाँ पे मतलब कोई बाहर का मेंबर मतलब उस हाँ किचन मतलब कि कैबिनेट में जहाँ पे आएगा? किचन कैबिनेट से यूज हो सके, कोई मतलब ऐसा कौन से बाहर ऐसे का? एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मैं हैं जहाँ एग्जाम्पल पे ये देना वाले। चाहूंगा जैसे यूपीए गवर्नमेंट का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जहां तक मेरा इंट्यूशन कहते हैं, जहां तक मैंने जो न्यूज वगैरह कवर की है उसके हिसाब से तो हम सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जो है वो ही शी वाज द रियल डिसीजन मेकर इन दैट गवर्नमेंट। जबकि ऑफिशियली उनके पास में एमपी के अलावा कोई और पोस्ट नहीं थी, तो शी वाज जस्ट अ एमपी, वो मिनिस्टर भी नहीं थी। तो आई गेस दैट दिस कैन बी कंसिडर एज अ किचन कैबिनेट। या फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में भी ऐसा हुआ था। और अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करूं तो मेरे ख्याल से जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके साथ साथ जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर के साथ साथ कहा जाए हो सकता है कि जो एनएसए हमारे वो भी किचन कैबिनेट में शामिल हो, है ना। तो इट इज इनफॉर्मल बॉडी, वी कैन जस्ट स्पेकुलेट, लेकिन ऐसा सर होता वी जरूर कैन नेम अजीत हाँ डोभाल बट एज वेल। कोई ना कोई बड़ी पोस्ट उनके पास है, चाहे है। एनएसए हो है भी चाहे होम सकती है मिनिस्टर है, भाई, कि नहीं भी मतलब हो जो सकती है। वैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपने इंडिया के लिए, हो भी मतलब सकती है, वैसे नहीं भी हो मोस्ट सकती है। प्रोबेबली वही होते हैं मेंबर। नहीं, अगर आप मानना चाहो तो ठीक है, लेकिन ये चीज इनफॉर्मल होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई कौन कौन उसमें इंक्लूडेड है। जनरली अगर कोई बट ऐसा सर इंसान ये इंक्लूडेड है। हाँ बोलिए। ये किचन कैबिनेट मतलब कि टर्म जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की नीड मतलब कि कोई इतनी मतलब थी या नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब में जो नहीं प्राइम है, मिनिस्टर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये इनफॉर्मल है। ओके इट इज ओके नॉट अ ओके फॉर्मल थिंग, ये इनफॉर्मली बोला जाता है। ठीक है। ओके ओके सर। सर ये जो हम्म। किचन कैबिनेट के जो होते हैं मेंबर्स, इनकी सैलरीज वगैरह ये सब मेंशन होती हैं या फिर नहीं, इनको जैसे दे दे ऑन भाई नॉन इनफॉर्मल सैलरी बॉडी है बेसिस? अंगद, इनफॉर्मल बॉडी है। किसी को पकड़ के सॉरी कोई देखना भूल उनका गया था। कोई उनका दोस्त है ना भाई, तो उसको भी वो किचन कैबिनेट में शामिल हो सकता है। किचन कैबिनेट इज अ मोर ऑफ डिस्कशन थिंग, कि भाई अपने जो फैसले हैं, जो डिसीजंस हैं, वो आप इनसे शामिल करके लेते हैं। तो वो कोई फॉर्मल बॉडी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दैट इज अ थिंग जो पॉलिटिक्स वाले सिनेरियो में आई है, बहुत सारे टर्म्स आते हैं। एंड सर दे आर नॉन बाइंडिंग एंड नॉन जस्टिसेबल, राइट? एब्सोल्युटली इनफॉर्मल है तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अंडरस्टूड। और कोई? चलो लास्ट पार्ट कवर करते हैं, कैबिनेट कमेटीज। तो कैबिनेट कमेटीज भी होती हैं। कैबिनेट हमने मिनिस्टर्स पढ़ लिए। कैबिनेट कमेटीज के फीचर्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, मतलब इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, इनको बाद में बनाया गया। ठीक है। अब दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग और एडहॉक। स्टैंडिंग और एडहॉक, ठीक है। तो फॉर्मर आर ऑफ अ परमानेंट नेचर वाइल द लेटर आर ऑफ अ टेम्परेरी नेचर। जो स्टैंडिंग होती है आपकी वो परमानेंट है, और जो एडहॉक, एडहॉक का मतलब ही होता है टेम्परेरी, वो कुछ टाइम के लिए किसी इशू के लिए बनाई जाती है। एड हॉक कमिटीज को टाइम टू टाइम बनाया जाता है स्पेशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए, और उनको खत्म कर दिया जाता है, डिस्पेंड कर दिया जाता है जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है। ये सेटअप की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंजेस ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिचुएशन। इसीलिए इनका नंबर, नोमेनक्लेचर, कंपोजिशन हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि वो जैसे ही कोई मुद्दा उठता है सामने, उसी हिसाब से बनाई जाती है। इनकी मेंबरशिप 3 to 8 रहती है। यूजुअली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है। मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कुछ केसेस में अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी चेयरमैन होते हैं इन कमेटीज के। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कमेटी के मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सर्टेन कमेटी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसकी लिस्ट ऑफ कैबिनेट कमेटीज। 1994 वाली नहीं देखनी, 2013 नहीं देखनी, हमें प्रेजेंट वाली देखनी है। एट प्रेजेंट 8 कैबिनेट कमेटीज फंक्शनल है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, on economic affairs, appointments committee of the cabinet committee on security, cabinet committee on parliamentary affairs, on accommodation, on investment and growth, employment and skill development। नाम से ही पता चल रहा है पॉलिटिकल अफेयर से डील करने के लिए, इकोनॉमिक अफेयर से डील करने के लिए। जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं अलग अलग पोस्ट के, यूपीएससी के, इधर के उधर के, उन सब के लिए भी एक कैबिनेट कमेटी है। सिक्योरिटी से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री अफेयर से रिलेटेड, एकोमोडेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड, और एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो फंक्शंस क्या होते हैं कैबिनेट कमेटीज के? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है वो सारे पॉलिसी मैटर्स जो होते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स के, उन सब से डील करती है।
इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी कोऑर्डिनेट करती है, देखती है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी आर्थिक व्यवहार में किस तरीके से चल रही है, इकोनॉमिक स्फीयर में किस तरीके से चल रही है। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट कमेटी जितने भी हायर लेवल अपॉइंटमेंट होते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, पब्लिक एंटरप्राइजेस के, बैंक्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उसके लिए वो स्काउटिंग करते हैं, देखते हैं कि भाई किस बंदे को बनाना चाहिए। ठीक है। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो है वो गवर्नमेंट किस तरीके से पार्लियामेंट में कंडक्ट कर रही है, कोई बिल आ रहा है उस बिल में हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी देखती है। तो जो पहले की जो 3 कमिटीज हैं इनके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और सबसे जो लास्ट वाली कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, उसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर। इन सारी कमिटीज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल कमेटी होती है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जिसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है। फिर ये आपको नहीं देखना, या एंड फिर द नेक्स्ट थिंग इज, नहीं हाँ नेक्स्ट थिंग हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। हाँ भाई बताइए। यू पीपल कैन स्विच ऑन योर कैमराज, कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो पूछ लीजिए। हाँ भाई बताइए। चिंता भरे चेहरे दिख रहे हैं मुझे सबके, जैसे जैसे सिलेबस आगे जब पढ़ता जाएगा थोड़ी सी टेंशन बढ़ती जाएगी लोगों में कि अरे यार स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा था, अब तो थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें आ रही हैं। ज्योग्राफी में देखना सबके चेहरे उतर जाएंगे, लेकिन डोंट वरी यार, ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लाइक लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। जब आप बहुत सारी चीजों से जब आप अलग अलग एंगल से अपनी कंट्री को देखते हो ना, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में। ठीक है। ज्योग्राफी सर भी ऐसी पॉलिटी होती से है। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। पॉलिटी भी इंटरेस्टिंग है यार, लेकिन मुझे ज्योग्राफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सर ज्योग्राफी भी ऐसी होगा क्या? टू सर। क्या? ज्योग्राफी भी ऐसी ज्योग्राफी बहुत होगा? मस्त। ज्योग्राफी ऐसे नहीं होगा, ज्योग्राफी में तो प्रॉपर हमारी स्लाइड्स वगैरह हैं, उसमें आपकी बहुत सारे मैप्स यूज किए जाएंगे, डायग्राम्स यूज किए जाएंगे, उसके बिना तो ज्योग्राफी की ही नहीं जा सकती। ज्योग्राफी में आप सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते भाई, विजुलाइज करना पड़ता है, प्रॉपर प्रॉपर विजुलाइजेशन होना चाहिए। अगर पता है कि गंगा नदी यहाँ से निकल रही है तो वो वहां से निकलते हुए आपको मैप पे दिखनी चाहिए। ठीक है। और उसका जो पूरा कहाँ से कहाँ तक कवर हो रही है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं होगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। तो विजुअलाइजेशन इज द की। सिद्धांत मेरे पास भी ऐसा टोपा है पापा का, मैं उसी को पहनता हूँ। सर भैया गया सर, आ रही हाँ हैं। बढ़िया बढ़िया ठंड रोकता है। हाँ भाई कोई सर डाउट? इंडिया जीत गई। सर हम्म। सर जब फाइनल टाइम आएगा सर, जब हम अंतिम समय। मॉक्स कर रहे होंगे सर, मोक्ष मॉक्स कर या रहे फिर होंगे। पीवाईक्यूज कर रहे होंगे सर, उस टाइम पे सर इकोनॉमिक्स को स्किप कर सकते हैं क्या, या वो स्किपेबल ही नहीं है? यार देखो कम ऐसी बात है, मैं आप लोगों की प्रिपरेशन इस एंगल से कराना चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी स्किप करने का दिमाग में सवाल ना आए। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक तरीके से काफी ल्यूसिड वे में समझाना चाहता हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आप नॉन साइंस स्टूडेंट हो, चाहे साइंस स्टूडेंट हो, सबको सबके सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट्स भी। तो भाई मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप छोड़ो, लेकिन इट्स अगेन योर पर्सनल चॉइस। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा, सबके क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जहां जहां जरूरत होगी वहां पर आपको 10 बार समझाऊंगा। तो मैं तो स्किप करने का कोई आपको मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा। सर इसमें पोल वगैरह नहीं होता? क्या? ओके सर। पोल वगैरह नहीं होता इसमें? क्या नहीं होता? पोल पोल वोट किस देने चीज वाला में? पोल पोल। बोल रहे हैं सर। यहाँ पे वेट तो है। टीम्स पे? हाँ हाँ। मैंने ज्यादा फीचर्स एक्सप्लोर किए नहीं है यार। तो मजा आता अगर वो कर देता तो। वो ग्रुप में कर सकते हो तुम लोग वैसे। और मेरे मतलब एमबीए के टाइम में ये काफी ज्यादा टीम्स की हमारी क्लासेस रही थी, क्योंकि मेरा आधा एमबीए जो है वो ऑनलाइन होके गया है। तो फिर टीम्स पे वैसे चालू करके छोड़ देते थे, तो मैंने भी उसके फीचर्स जो है ज्यादा एक्सप्लोर किए सर नहीं है। एमबीए में कौन से सब्जेक्ट थे आपका, स्ट्रेट कौन सी थी? मेरी जनरल मैनेजमेंट थी यार, लेकिन मैंने ऑपरेशंस लिया था, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशंस वगैरह, वो मेरा मेजर थे, और माइनस मार्केटिंग में था। ओके। एमबीए काफी कुछ सिखाता है आपको। तो तभी मैंने कहा है आप लोगों की कि भाई एक जो है ना आपका प्लान भी तैयार होना चाहिए। प्लान भी अगर आपका तैयार नहीं है देन यू आर डूइंग सही नहीं जा रहे हो, मेरा मानना जो है। ठीक है। और मेरा मानना ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मान लिया तो अब वही चीज एकदम पत्थर की लकीर हो गई। आपके पास कोई भी आइडिया आता है, कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी
गाइड है। अगर आपको वो कोई भी चीज़ मेंशन करते हैं, कोई भी चीज़ बताते हैं, तो भाई उस चीज़ को आँखें बंद करके मत फ़ॉलो करो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। उस चीज़ को अपने कंसाइंस के लेवल पर देखो, अपनी कसौटी पे परखो उस चीज़ को कि भाई ये चीज़ एक्चुअली वर्क कर रही है कि ये बंदा हवाबाजी कर रहा है ना? तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका जो कंसाइंस बोलेगा, आप उसको अप्लाई करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि वेदर दिस थिंग इज़ डूएबल और नॉट, है ना? वो चीज़ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कि भाई वो चीज़ एकदम बोल दी गई है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि लोग अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। कोई रिपीटर है वो अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगा, कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगा, कोई और है वो अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगा। लेकिन भाई आपको ये नहीं करना, है ना? आपको क्या है, पर्दे के पीछे की चीजें भी देखनी होती हैं। कोई एआई वन है, वो आपके सामने आ गया, उसने बोल दिया कि भाई मैंने तो बस 2 किताबें पढ़ी, ये पढ़ा, वो पढ़ा और मेरा हो गया। तो भाई आपको वो चीज़ आपको हिट कर जाएगी, अरे यार उसने तो 3 किताबें पढ़ी हैं, वो करनी चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं 3 साल से 3 किताबें पढ़ रहा हूँ। वो आपको नहीं पता और आपने बस उसकी फेस वैल्यू पे चीजें ले ली। तो हर जो बंदा बोल रहा है उसके पीछे बहुत लंबा बैकग्राउंड होता है चीजों को लेके। हर किसी की प्रोफाइल वेरी करती है ना? जैसे कोई आर्मी अफसर का बेटा है, जनरली में बहुत लोग होते हैं सिविल के, मुझे से मिलते हैं ना वो घर परिवार के, तो उनसे बातचीत होती है तो वो बोलते हैं अरे यार एसएसबी में तो ये है वो है, बड़ा आसानी से हो जाता है। तो कोई बोलता है कि भाई करप्शन भी बहुत है, मैं बोलता हूँ कि हाँ यार हो सकता है, करप्शन के चांसेस हो सकते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज़ है ना कि आप बोलते हो कि आर्मी ब्रैट्स बन रहे हैं, ब्रिगेडियर का बंदा बन गया, तो मैंने कहा उसको शुरू से वो माहौल मिला है। उसने हॉर्स राइडिंग भी की है, उसने स्केटिंग भी की है, उसने बास्केटबॉल भी किया है। उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके से ग्रूम्ड हो गई है कि वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन में आता है तो वो लीडरशिप पोजीशन ले लेता है। उसने घर में वो चीज़ देखी है। जिस तरीके से पॉलिटिक्स में या फिर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंक्लिनेशन रहता है, तो उनका भी इंक्लिनेशन रहता है। पहले काफ़ी था, अभी डिक्लाइन हो गया है। तो मैंने कहा ये चीज़ वहाँ से आती है। तो भाई एसएसबी को क्या चाहिए होता है? एसएसबी को चाहिए होता है प्रोजेक्शन। अगर आप प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट कर पा रहे हो अपनी क्वालिटीज को। अभी मैं दोस्त से मिला अपने, ही इज सर्विंग कैप्टन इन गुरखा। उससे बातचीत हो रही थी तो उसने बोला कि भाई मैं उस ओटी 106 वाली एंट्री में गया था, उसमें रिकमेंड हो गया, और उसके नेक्स्ट टीजीसी वाली एंट्री में गया, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। मैंने कहा क्यों? बोलता है चौड़। मैंने कहा कैसी चौड़? बोलता है रिकमेंडेड कैंडिडेट होने की चौड़, कि मैं रिकमेंडेड हूँ। तो वो अलग तरह से मतलब कि प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, वो उसमें कॉन्फ्रेंस आउट। तो ये बेसिक चीज होती है भाई, प्रोजेक्शन। आप प्रोजेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। आप 5 दिन तक, कई लोग होते हैं जो एसएसबी में गोली दे के आते हैं, बढ़िया से चूने लगा के आते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं। इवन एसएसबी इनफैलिबल नहीं है, एसएसबी में भी बंदे इस तरह से जाते हैं, झूठ बोल के भी जाते हैं, अच्छे खासे से चूना लगा लेते हैं। तो भाई अगर आपको इस तरह से जाना है तो उसके लिए भी आपको बहुत तगड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको झूठ अपने अंदर उतारना पड़ेगा। एडवाइस नहीं कर रहा हूँ मैं, चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर करना है तो भाई उसको अपने अंदर उतार लो। अगर आपने अपने लिए कोई टाइमलाइन बनाई है कि मैंने इस दौरान 2-3 साल मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, आपने कोई अचीवमेंट्स बनाई हैं, कुछ भी आपने फैब्रिकेट की हैं, तो भाई वो अचीवमेंट अगर कोई सोते में भी आपको उठाए कि भाई ऐसा आपने किया था, तो वो रियलिटी आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना जो आपने असली में किया था, आपको वो रियलिटी एक्सेप्ट करनी है जो आपने सोच रखी है। और बहुत कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं। अगेन आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा होता है, दिस इज द रियल लाइफ सिचुएशन। आइडियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपको बहुत अच्छा सा होमवर्क करके जाना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें करके जानी पड़ेंगी। तो प्रोजेक्शन का खेल है सब। आप प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और प्रोजेक्शन ऐसा भी नहीं होता कि भाई आप गए और आपने प्रोजेक्ट कर दिया, नहीं। उस प्रोजेक्शन के लिए भी आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आप ऑटोमेटिकली चाहें कि मैं एसएसबी में पूरे 5 दिन एकदम बढ़िया स्टिफ होकर बैठा हूँ, तरीके से चल रहा हूँ, मेरा टर्नआउट बढ़िया है, नहीं होगा। आप जब तक उसके महीने 2 महीने तरीके से प्रैक्टिस पहले से नहीं कर रहे हैं, तब तक आप नहीं करोगे। जैसे मेरी एक हैबिट है कि मुझे अपनी वॉच पहननी है, जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकलूंगा, मैं अगर 100 मीटर 200 मीटर के लिए भी जा रहा हूँ तो मैं अपनी वॉच पहनूंगा। ये मेरी एक हैबिट हो गई है, ठीक है। अगर मेरे पास वॉच नहीं होती तो मुझे बहुत कुछ अजीब सा लगता है, मुझे हाथ एकदम खाली लगता है, ऐसा लगता है कि दैट आई एम मिसिंग अ लिम्ब। इस तरीके से होती है मेरी सिचुएशन। तो वो चीज़ आपको अपने टर्नआउट के साथ भी करनी है, अपने रूटीन के साथ भी करनी है, कि इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट देन यू आर मिसिंग समथिंग। आपको महसूस होना चाहिए, आपको महसूस होगा तभी आप उसको रियल लाइफ में फॉलो कर पाओगे। आपको महसूस नहीं होगा तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि फिर आपके लिए वो एक फैब्रिकेशन वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है? गॉट भैया इट? ओटीए के बाद परमानेंट कमीशन कैसे लेते हैं? भाई उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है यार। ओटीए वाले अभी जो मेरे दोस्त हैं जो रिकमेंड हुए थे, वो भी खुद परेशान है कहीं कहीं सोच के कि भाई अभी परमानेंट कमीशन के लिए क्या करना होगा। वैकेंसीज काफी कम हो चुकी हैं पहले से। उनका भी एसीआर वेसीआर का चक्कर रहता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी इतना लंबा मत सोचो भाई। आपको पहला पहला एम होना चाहिए फौज में जाना। ठीक है?
कई लोग होते हैं वो परेशान होते हैं कि भाई कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, ऐसा होगा। मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं ऐसे, तो मैं बोलता हूँ भाई इतना परेशान क्यों हो रहा है। एक बंदा कि सर मुझे एनएसजी में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई चले जाओ। बोलता सर कैसे जाऊँ, तो मैंने कहा अभी तो रिटर्न निकालो, ये सब करो। तो बोलता लेकिन सर एनएसजी में कैसे जाऊँ। मैंने कहा भाई पहले रिटर्न निकाल, उसके बाद तू स्क्रीन इन होगा, फिर तू कॉन्फ्रेंस इन होगा, फिर तेरी मेडिकल होगी, फिर तू मेरिट इन होगा, फिर तू एकेडमी में जाएगा, एकेडमी के 1-1.5 साल झेल लेगा, उसके बाद फिर 2-3 साल नौकरी करेगा, तब एनएसजी का चांस आएगा। ठीक है, तो इतना मतलब तुम कैसे सोच लेते हो इतना आगे का। पहले इमीडिएट जो गोल्स है उनको पहले कंप्लीट करो ना। इतना लंबा सोच सोच के अपना दिमाग खपा रहे हो। अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे गोल्स में, अपने सिलेबस को भी ब्रेक डाउन करना सीखो छोटे छोटे चैप्टर्स में। ये मत सोचो मुझे पॉलिटी करनी है, ये सोचो कि मुझे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीजें पोस्ट करनी है। मुझे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का पढ़ना है। तो जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स में इनको डिवाइड करते जाओगे, आपको चीजें इजी लगती जाएंगी। नहीं करोगे तो सब कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा, सब कुछ डराएगा। ठीक है, चार्ज अप। यस सर। ठीक है, चलो भाई, ओके देन, गुड नाइट, जय हिंद। जय हिंद सर, गुड नाइट। गुड नाइट Good night, सर। जय हिंद सर, गुड नाइट। नाइट।